कर्म कभी असफल नहीं, मंजिल कभी अटल नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश की प्रैक्टिस नंबर पार्ट सेकंड। आप लोग इसकी एक अलग से कॉपी बनाइएगा और जितने भी हम क्वेश्चन करवाते हैं एक दिन में अलग अलग करके उस क्वेश्चन को लिखते चले जाइएगा। जितने हम बताते हैं कॉन्सेप्ट उसी कॉपी में अपने उसी क्वेश्चन के नीचे कॉन्सेप्ट लिखिएगा, ताकि अगर आपका वो क्वेश्चन होता है गलत तो अगर उस मेथड का अगला क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो उसको आप सही कर पाएं। हमेशा हम कहते हैं कि आप लोग एक नंबर से लेके जितने भी क्वेश्चन हम करवाएं, आज हम करवाएंगे लगभग एक नंबर से लेके 25 क्वेश्चन तक आप लोगों को। तो एक नंबर से लेके 25 क्वेश्चन तक आप लोग अपनी कॉपी में नंबरिंग कर लीजिएगा। अब जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं उनमें टिक कर दीजिएगा और जितने भी गलत होते हैं उनमें आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा। और वीडियो के बाद आप लोग समझने का प्रयास करिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन हमारे गलत हैं। तो आइए चालू करते हैं आज पार्ट नंबर सेकंड। और आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। आपको ये ईडियम दिया है मेरे भाई, ईडियम आपको बताना है कि इस ईडियम में कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा। जो लोग हमारे पढ़े होंगे वो जानते हैं कि जो यहां पे लिखा है नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक को बताना पड़ेगा आप लोगों को कि हार्ड नट टू क्रैक आपके कौन से ऑप्शन में एप्रोप्रिएट बैठेगा। जरा 5 सेकंड का समय लीजिए और समझने का प्रयास करिए कि चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा। तो अब देखिए, ध्यान रखिएगा हमारी बात को। जैसे मानिए आपका ये ईडियम आ गया, आपने सही कर दिया, आंधी सही कर दिया, आपने टिक तो कर दिया, बट अगर आपको नहीं आता है तो उसी क्वेश्चन के नीचे इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा या इस ईडियम्स को लिख लीजिएगा जो कि हम आज बताएं। तो धीरे धीरे करके आप लोगों को आपकी मंजिल मिल जाएगी। देखिएगा लिखा हुआ है, अ क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो पार्ट नंबर हमारा 1 में सही हो जाएगा ए। हमने आपको क्या बताया हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। अब याद कैसे करोगे? याद ऐसे करो, नट को याद करो नट बोर्ड से, नट को मेरे भाई आप याद करोगे आज नट बोर्ड से। और हार्ड का मतलब तो होता है मजबूत, हार्ड को हम लोग याद करेंगे मजबूत। और क्रैक का मतलब तो होता है क्रैक कर देना। अगर किसी मजबूत नटबोल्ट को आप लोग क्रैक करने की सोचोगे, हमारी बातों में ध्यान देना, अभी याद हो जाएगा आप लोगों को ये इडियम्स। भले ही ट्रिक हमारी मजाक वाली है बट आपको याद कराने वाली है। हार्ड का मतलब होता है मजबूत, नट का मतलब होता है नटबोल्ट और क्रैक का मतलब होता है क्रैक कर देना। अगर आप लोग मजबूत नटबोल्ट को क्रैक करेंगे तो इतनी आसानी से क्रैक होगा नहीं। नटबोल्ट का मतलब होता है लोहा, लोहा का बोल्ट इतनी आसानी से क्रैक तो होगा नहीं। तो इसका मतलब हो गया आसानी से जो काम ना हो पाए तो उसको कहते हैं डिफिकल्ट। और टास्क कैसा हो गया? टास्क हमारा हो गया आके डिफिकल्ट। तो आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो जाता है डिफिकल्ट टास्क या डिफिकल्ट क्वेश्चन या डिफिकल्ट सिचुएशन से। एक क्लियर हो गया, अ क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। हमने आपको बताया हार्ड का मतलब होता है मजबूत, नट का मतलब नटबोल्ट और मजबूत नटबोल्ट को क्रैक कर पाना संभव नहीं होता है, असंभव टाइप का होता है। इसका मतलब डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क से आज से आप लोग इसको याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यू। आप सभी जानते हैं क्या मेरे भैया कि अगर वर्ब की हम लोग बात करें, वर्ब की, तो हमने आपको बताया है कि वर्ब के 2 टाइप, एक हमारी होती है आके हेल्पिंग वर्ब और इसी की एक बड़ी बहन होती है जिसको हम लोग कह देते हैं मेन वर्ब। बहुत ध्यान से बोर्ड में देखते रहना बस। एक हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब और एक हमारी होती है मेन वर्ब। हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कह देते हैं छोटी बहन से और मेन वर्ब को हम लोग कह देते हैं आके बड़ी बहन से। जो मेन वर्ब होती है वो किसी ना किसी पर्सन से, वो किसी ना किसी हमारे पर्सन से कोई ना कोई वर्क करवाएगी। पर्सन से क्या करवाएगी? वर्क। अगर पर्सन आपका कोई शरीर पार्ट, बॉडी पार्ट वर्क नहीं कर रहा है तो उसको मेन वर्ब नहीं कहेंगे। मेन वर्ब केवल ऐसे याद रखा करो आप लोग कि मेन वर्ब हमारा कुछ ना कुछ करवाती है वर्क। अगर पर्सन ने कुछ वर्क किया उसी वर्क को हम लोग कह देंगे आके एक्शन से।
उसी वर्क को आप लोग कह देंगे एक्शन से। और शुरुआत से यही पढ़ते हैं हम लोग कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड जो हमारे होते हैं उनको हम लोग वर्ब कहते हैं। क्यों कहते हैं? आज से आपको चल जाएगा पता, सिखा दिया हमने। क्या हमने आपसे कहा? एक हमारी हेल्पिंग वर्ब, चल गया पता। इसके बाद एक हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब वो होती है जो हम अपने बॉडी पार्ट से करते हैं। मतलब अगर कोई भी इंसान है और इंसान की हमारा शरीर है, इंसान का हमारा शरीर है, अगर उस इंसान के शरीर ने कोई ना कोई वर्क किया, अगर उस इंसान के शरीर ने कोई ना कोई वर्क किया तो उसी को हम लोग कह देंगे आके मेन वर्ब। जैसे यहां पर मेरे भाई आपका लिखा हुआ है बड़ा प्यारा सा कंटिन्यू। आपको हमने कल एक चैप्टर पढ़ाया था, उसकी हल्की सी हमने हिंट दी थी। जैसे इसको हम इरेज कर देते हैं। जैसे हमने आपको कल बताने का प्रयास किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वोकैब का और ग्रामर का भी। इसके द्वारा सीडीएस एग्जाम को क्रैक कर पाने में आसानी होती है, क्योंकि सीडीएस एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें अधिकतर प्रीफिक्स और सिफिक्स के बिहाव पर ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो समझने का प्रयास करिए। प्रीफिक्स हमारा आता है पहले, जो शब्द किसी के पहले आता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स, और जो किसी के बाद आता है उसको कहते हैं सफिक्स। और याद करने की ट्रिक हमने क्या बताई थी? प्रीफिक्स को याद रखो पहले से, पी आ गया तो पी का मतलब पहले हो जाता है। सफिक्स को याद रखो, एस को याद रखो सट के, जो सट के आएगा वो सफिक्स होगा। जैसे यहां पे आपका लिखा हुआ है कंटिन्यू। अब हमने आपको दो प्रकार के कल बताए थे, क्या क्या? एक आपको बताया था TION और एक आपको बताया था हमने IVE। हमने आपसे कहा था कि अगर कभी भी आपका IVE लग के आ जाता है तो ये होता है एडजेक्टिव, और अगर कभी भी आपका TION लग के आ जाता है तो ये होता है आपका नाउन। फिर सीखने का प्रयास करिए, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे समझने का प्रयास करो तब मजा आ जाएगी। जैसे हम देखो पूरा एडिट करके फिर से बताते हैं। हमने आपसे कहा जैसे मानो आपकी ये वर्ब लिखी है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू वर्ब को हमने दो प्रकार से बाइफरकेट किया। एक हो जाएगा IVE वाली, एक हो जाएगा TION वाली। और IVE जहां लगा होता है उस IVE वाले को हम लोग कह देते हैं आके एडजेक्टिव। मतलब अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको IVE देखने को मिलेगा तो उसको भी हम लोग एडजेक्टिव कह देंगे। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको TION देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग नाउन कह देंगे। क्या कह देंगे मेरे भाई? नाउन। जैसे आपने हमसे कहा हैंड, इसके आगे लगा दिया हमने सम। जो सन होता है उसी का एक भाई सम होता है। छोड़ो इसको, अभी बताते हैं। हमने सन कहा, जैसे आपको हमने कह दिया अफेक्शन। अफेक्शन यहां पे कहा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि अफेक्शन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो आप सन को देखो, सन लगा है। और अगर किसी वर्ड की, जैसे आप बात करेंगे अफेक्ट की, अफेक्ट हमारी होती है आके वर्ब। अब वर्ब में आपको दो प्रकार से हमने बताया। जैसे वर्ब में अगर आप लोग लगा दोगे TION, ध्यान समझने का प्रयास करिए। हमारी जो अफेक्ट भैया है, अफेक्ट हमारी वर्ब है। अब अगर वर्ब में आप लोग TION लगाओगे तो वो बन जाती है हमारी नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है? नाउन। तो जब हमने अफेक्ट में सन TION लगाया तो हमारा वर्ड निकल के आया अफेक्शन। क्या निकल के आया? अफेक्शन। और अगर अफेक्ट में हम लगा देंगे आके TIVE तो वर्ड निकल के IVE लगा देंगे, IVE लगा देंगे तो हमारा वर्ड निकल के यहां पर आएगा अफेक्टिव। अब यहां पे लास्ट में देखो, अफेक्ट हमारी वर्ब थी, और वर्ब में हमने IVE लगाया। जैसे ही अफेक्ट वर्ब में हम IVE लगाएंगे, ध्यान समझो भाइयों, जैसे ही अफेक्ट वर्ब में हम IVE लगाएंगे तो IVE होता है सफिक्स एडजेक्टिव का, तो IVE लगाने से अफेक्ट हो जाएगा अफेक्टिव। अब अगर कोई पूछेगा अफेक्टिव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो अफेक्टिव हमारा हो जाएगा आके एडजेक्टिव से। समझ में आया अच्छे से? अच्छा यहां देखो, अफेक्ट हमारी यहां पर वर्ब है। अब अगर वर्ब में हम लोग TION सन लगाएंगे तो बनता है नाउन। जैसे हम बात करें अफेक्शन की तो अफेक्शन यहां पे नाउन है। अगर बात करें एडजेक्ट की, एडजेक्ट का मतलब होता है इशारा करना, तो एडजेक्ट की अगर बात करें तो एडजेक्ट यहां पर हमारी वर्ब है। क्या है मेरे भैया? वर्ब है। अब वर्ब को हम दो प्रकार से आपको बाइफरकेशन बता रहे हैं बार बार। एक होता है एडजेक्टिव में और एक होता है आपका नाउन में।
एडजेक्टिव में हमने आपको आज सिखा दिया IVE लगाओ तो बनता है एडजेक्टिव, और नाउन में लगाओ तो बनता है TION, नाउन बन जाएगा। जैसे अफेक्ट में अगर नाउन को एडजेक्ट में नाउन को समझने का प्रयास करेंगे तो वर्ड निकल के आएगा एडजेक्शन। एडजेक्शन अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये हमारा हो जाएगा नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में। बट अगर यहां से आप कोई पूछेगा एडजेक्टिव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहां पे IVE लगा है, IVE, और IVE लगने से वर्ड होता है हमारा एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव है, पर अगर पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछेगा एडजेक्टिव की तो वो हमारा हो जाएगा आके नाउन, वो हमारा हो जाएगा आके एडजेक्टिव। समझने का प्रयास करिए। हमने कहा एडजेक्ट हमारी वर्ब है, अगर वर्ब में आप लोग IVE लगाते हो तो बनता है एडजेक्टिव, और अगर वर्ब में आप लोग TION लगाते हो तो बनता है नाउन। तो एडजेक्ट में आप लोगों ने सन लगा दिया तो बन गया नाउन। अब एडजेक्ट में आप लोग IVE लगाओगे तो बनेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव है, पर एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, तो एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच का है हमारे, क्या है कि यहां पे IVE आ गया। अब यहां से को कॉन्टिन्यू। अब जैसे कॉन्टिन्यू की अगर बात करोगे तो यहां पे हम लगा देंगे आके कॉन्टिन्यूअस। अब आप हमारे 3 वर्ड याद रखो, 4 वर्ड। असफुल्लेसम, जो सभी को याद है लगभग हमारे बच्चों को, असफुल्लेसम, असफुल्लेसम 4 वर्ड हैं केवल आप लोगों के पास। आज केवल 4 वर्ड याद करो, उन 4 वर्ड से आप लोगों को एडजेक्टिव पहचानने में सुविधा मिलेगी। 4 वर्ड याद करो, कौन कौन से, असफुल्लेसम, हमारे साथ दोहराओ बार बार, असफुल्लेसम, असफुल्लेसम, असफुल्लेसम। अब बोलो भाई, काहे के शर्म, असफुल्लेसम, 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 असफुल्लेसम। अब जैसे आपसे हम बात करें, जैसे अभी हमने आपको बताने का प्रयास यहां पे किया था हैंड, और हैंड के बाद लग गया आके सम, तो अभी हमने आपको 4 वर्ड याद करवाए। ये चारों वर्ड आपके एडजेक्टिव के सफिक्स के हैं। सफिक्स मतलब जो छट के आता है। अगर आप लोगों ने असफुल्लेसम, 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 असफुल्लेसम बार बार कह दिया तो इसका मतलब है कि वो जिस वर्ड के आगे सम लग के आएगा वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहां पे देखो लिखा है हैंडसम, तो हैंडसम है, पर हैंडसम हमारा एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में है। और हमारी एक बात और ध्यान रखो, जो एडजेक्टिव होता है वो होता है नाउन का भाई, ब्रदर का मतलब होता है भैया। जो एडजेक्टिव होता है ना वो होता है नाउन का भाई। तो इसका मतलब बहन हमारी छोटी है इस समय, भाई हमारा बड़ा है इस समय। अब बहन जब चलेगी तो भाई चलेगा उसके पीछे पीछे, मतलब अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भाई आता है वो हमेशा उसके पीछे आएगा। अगर पीछे से विपत्तियां आएंगी तो भाई सह जाएगा, पीछे से कोई इशारा बहन के ऊपर ना कर पाए। तो नाउन होती है बहन, उसका भाई होता है एडजेक्टिव। तो बहन हमेशा होती है आगे, उसका भाई हमेशा होता है पीछे। अगर यहां पे आप लोगों का लिखा रहेगा बॉय, तो बॉय तो हमारा बॉय है, बॉय हमारा यहां पे काम करेगा आके नाउन का। नाउन मतलब हो जाएगा हमारा बहन से। अब बहन का भाई कौन होता है, बहन का भाई होता है एडजेक्टिव। नाउन का भाई कौन होता है, नाउन का भाई होता है एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले जो भी लिखा रहेगा उसको आप लोग कह देंगे एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो भी लिखा रहेगा उसको आप लोग कह देंगे एडजेक्टिव। जैसे यहां पर समझने का फिर प्रयास करो, यहां पर हमने आपसे कहा ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी। तो कोई कितना सुंदर है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। अगर ये कोई कितना सुंदर है आपके भाव के अनुसार ही तो आप उसको देख पाओगे। ब्यूटी कॉमन नाउन तो है नहीं भाई, आपको सबको पता है कि नाउन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं, एक प्रॉपर, एक कॉमन, एक कलेक्टिव, एक मटेरियल, एक अब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन तो हमारा ब्यूटी है नहीं, ना कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन भी नहीं होगा। अब बात करेंगे मटेरियल की या बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट की, तो मटेरियल का मतलब होता है आके पदार्थवाचक संज्ञा। अब अगर बात करेंगे ब्यूटी की तो ब्यूटी कोई पदार्थ तो है नहीं, समझने का प्रयास करिए मेरे भैया। ब्यूटी की अगर बात करेंगे तो ब्यूटी यहां पे कोई पदार्थ तो है नहीं, जब ब्यूटी पदार्थ नहीं है इसका मतलब ब्यूटी हमारा मटेरियल नाउन भी नहीं होगा। एक है बचा कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बचा, इसका मतलब ब्यूटी हमारा हो गया नाउन। और कौन सा नाउन है तो बात करेंगे आके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसमें देखो ध्यान से, ब्यूटी हमारा नाउन हो गया। अब जैसे इसमें लगा दें आके हम फुल, तो अभी हमने आपको 4 वर्ड याद करवाए, असफुल्लेसम, 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 असफुल्लेसम। अब अगर आपसे कोई पूछेगा ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल बड़े ही प्यार से देखने का प्रयास करो, ब्यूटीफुल
तो ब्यूटीफुल हमारा यहां पे हो जाएगा आके एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर आपको 4 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड किसी वर्ड के लास्ट में देखने को मिलता है, हमने क्या बोला फिर सुनो, अगर इन चारों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड किसी भी वर्ड के पीछे देखने को मिलता है तो वो हमारा होता है एडजेक्टिव। अब यहां देखो, आप क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एडजेक्टिव कौन सा है, इसमें देखो यहां पे लगा हुआ है एलवाई, तो एलवाई तो होगा नहीं, एलवाई से डिनोटिंग होती है एडवर्ब की, बताएंगे बाद में, आज समय इस क्वेश्चन में ज्यादा हो गया। अगर बात करें अस की, तो अस हमने आपको बताया 4 वर्ड, अस्फुल्लिसम अस्फुल्लिसम अस्फुल्लिसम, तो यहां पे आ गया कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन एंड आई एम। अब देखना, फिर कल्पना करके देखना मेरे भैया, ये जितना हम पढ़ाते हैं लिख लिया करो, बहुत ओरिएंटेड होता है एग्जाम के लिए, नहीं आपको बहुत भटकना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि किताबों में कॉन्सेप्ट लिखा होता नहीं, लिखा भी होता है तो समझ पाते नहीं है उसको हम लोग। जैसे अगर यहां बात करें कैसे बन गई लाइनें भाई, सॉरी गलती हो गई, इंसान से माफ कर दो। यहां बात करें सब्जेक्ट नंबर 1 की, सब्जेक्ट नंबर 1, और यहां बात करें हमारे फेविकोल कंजक्शन एंड की, और यहां पर आता है सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2। अगर ये दोनों सब्जेक्ट हमारे होते हैं डिफर, और ये भी होता है डिफर का मतलब होता है अलग, डिफर का मतलब होता है अलग। एक चीज हम आपको और बताएं, क्या? 2 वर्ड याद करो आज, एक याद करो डिफर और एक याद करो डिफरेंट, एक याद करो डिफर और एक याद करो डिफरेंट। इन दोनों के बाद आपका फ्रॉम आता है प्रेपोजिशन में। फ्रॉम जो है हमारी यहां पे फिक्स प्रेपोजिशन है, फिक्स प्रेपोजिशन। देखो ध्यान से, डिफर का मतलब भी होता है अलग या भिन्न, और डिफरेंट का मतलब भी होता है अलग या भिन्न। इन दोनों के बाद में फ्रॉम आता है। याद कैसे करोगे भाई? देखने को मिल रहा है ना, डिफर फर 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 कहोगे बार बार, तो फर से फ्रॉम निकल के आएगा। तो डिफर के बाद भी हमेशा फ्रॉम आता है, और इसके बाद डिफरेंट के बाद भी हमेशा फ्रॉम आता है। जाड़ा है तो मार्कर की इंक सूख जाती, चलते बड़े धीमे से हैं। देखो ध्यान से, अब बात करें डिफर की, तो डिफर के बाद भी फ्रॉम आएगा, डिफरेंट के बाद भी फ्रॉम आएगा। अच्छा, यहां पे हम आपको बता रहे थे कि अगर आपको सब्जेक्ट 1 अलग हो और सब्जेक्ट 2 हमारा अलग हो, उन दोनों के बीच में कंजक्शन हमारा एंड हो, तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो होती है प्लूरल। क्या होगी? प्लूरल। बट हम गरीब लोग गलती क्या करते हैं, इस आई के पास में एम देखते हैं, और बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आई के बाद एम, आई के बाद एम, आई के बाद एम, तो कुछ समझने का प्रयास करते नहीं है, और पार्ट नंबर ए में गलती करेंगे नहीं। यहां पे आपके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट में मिस्टेक है, 3 पार्ट में से किसी एक पार्ट में मिस्टेक है। अगर जिस पार्ट में मिस्टेक देखने को ना मिले तो उसमें डी ऑप्शन राइट कर देना। तो पार्ट नंबर ए में देखो, यहां पे लिखा है रोहन एंड आई एम, तो रोहन अलग हो गया और मैं अलग हो गया, मतलब आई अलग हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया और ये हमारा अलग हो गया। दोनों हमारे अलग अलग होते हैं और दोनों जुड़े रहते हैं एंड से, तो जो वर्ब आती है प्लरल, मतलब कि प्लूरल। तो यहां पे हमारा एम ना लग के लगेगा आके आर, तो पार्ट नंबर हमारा ए में हो जाएगी गलती। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। गिवन द प्लरल ऑफ सिस्टर इन लॉ। कल हमने एक आपको बताया था मदर इन लॉ, बोर्ड में देखो ध्यान से। कल हमने आपको बताया था, जिन भाइयों ने हमारा कल वाला वीडियो देखा होगा तो मजा आ गई होगी उनको ये वाला क्वेश्चन करने में। अगर बात करें मदर इन लॉ की, तो हमने आपको कल सिखाने का प्रयास क्या किया था? हमने केवल ट्रिक सिखाने का प्रयास किया था कि ट्रिक अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जल्दबाजी में गलती ना हो, उसके लिए ट्रिक सिखाई थी हमने। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक सिखाई थी क्रेसेंडो की। क्रेसेंडो मतलब उत्कर्ष। देखो इन हमारी यहां पे काम करेगा प्रेपोजिशन का, सबको पता है इनका मतलब होता है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का तुमको अगर समझना हो परिभाषा अच्छे से, तो प्रेपोजिशन को कहते हैं रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। जो प्रेपोजिशन होता है वो बताता है रिलेशन, किससे किससे बताता है? नाउन से रिलेशन और बताता है प्रोनाउन से रिलेशन। तो ला का मतलब होता है नाउन और मदर का मतलब भी होता है नाउन। और एक बात हमारी और याद रखो आज तुम लोग, कि प्रेपोजिशन की अगर पहले बात करेंगे तो आता है सब्जेक्टिव फॉर्म, और प्रेपोजिशन की अगर बात करेंगे तो असब्जेक्टिव फॉर्म, अगर बात करेंगे तो आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। भैया समझ नहीं पाए हम, फिर समझो। देखो आप लोग अगर पढ़ने आते हो तो हमारे साथ जुड़िए, अगर टाइम व्यतीत करने आते हो तो आपका कोई उद्देश्य नहीं है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि हम केवल समय के लिए आप लोगों को देना चाहते हैं। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई समय बर्बाद मत करिए, वरना आपको समय बर्बाद कर देगा भविष्य में।
प्रेपोजिशन की अगर बात करें तो प्रेपोजिशन के पहले हमारा आता है सब्जेक्टिव फॉर्म और प्रेपोजिशन के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो प्रेपोजिशन के अगर पहले बात करें तो मदर, या अगर इनको मानेंगे प्रेपोजिशन तो इनको जैसा ही मानेंगे प्रेपोजिशन, तो इनके पहले क्या लिखा है, लिखा है मदर। देखो ध्यान से, इनके पहले क्या आ गया, इनके पहले आ गया मदर। तो मदर हमारी क्या हो गई, यहां से मदर हमारी हो जाएंगी आके सब्जेक्ट। अब जो आपने पढ़ा है नाउन एंड नंबर में, नाउन एंड नंबर में, तो जो सिंगुलर और प्लूरल होता है वो बनता है सब्जेक्ट का, है कि नहीं। देखो ध्यान से, नाउन एंड नंबर में पढ़ा है आप लोगों ने, सिंगुलर एंड प्लूरल जो बनता है वो बनता है आके सब्जेक्ट का। इसका मतलब मदर का ही बनेगा हमारा प्लूरल, ला का तो बनेगा नहीं। क्यों, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का काम करेगा। समझने में क्या दिक्कत, समझो यार, ला क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो दिक्कत करेगा, वो मतलब हम उसको ले लेंगे आके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और इन हमारी यहाँ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के पहले क्या आता, सब्जेक्ट आता, तो सब्जेक्ट का ही बनता है सिंगुलर और प्लूरल। तो सब्जेक्ट काम करेगा मदर, तो मदर का बनेगा, इसका बनेगा आके मदर्स इन लॉ। अब उसका देखो सिस्टर इन लॉ, तो इसमें बात करेंगे आके प्लूरल की, तो यहां पे लग जाएगा आके सिस्टर्स इन लॉ और आपका सेंटेंस हमारा सिस्टर्स केवल लग जाएगा और बाकी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। मतलब बताना था जो। फिफ्थ नंबर देखो, द पोएट रीड। अब देखो यहां पे रीड लिखा हुआ, इसी में गलती करेंगे लड़के, एयरफोर्स चाहे नेवी चाहे एनडीए, इसी में गलती करेंगे। क्योंकि ऐसे देखो यहां पे ये क्वेश्चन आप लोग देखने का प्रयास करो, अच्छा क्वेश्चन है, लपेट देगा क्वेश्चन आप लोगों को, पक्का लपेट देगा, जो ध्यान नहीं देंगे। अगर बात करें रीड की, हमको पता है आपको आता है, पर हमको पता है कि आपको कितना आता है। रीड की अगर बात करें तो रीड हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म रीड, और रीड हमारी रीड होती है सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है रीड। अगर फोर्थ फॉर्म की बात करने का प्रयास करें कॉन्टिन्यूअस वाली का तो रीडिंग हो जाएगी। फिफ्थ फॉर्म बात करें तो होती है रीड्स। अब आप कल्पना करके देखो मेरे भैया, ऊपर रीड रीड रीड, मतलब रीड रेड रेड, ये तीनों की स्पेलिंग सेम लिखी है, स्पेलिंग इन तीनों की सेम है। भाई देखो हम गलती कहां कर रहे हैं, कहां गलती कहीं हो ही नहीं रही है। अब समझो तो, रीड रेड रेड, इन तीनों की स्पेलिंग सेम है, बट इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, प्र का होती है स्पेलिंग यार, वो डिफर है। डिफर का बता, अभी आपने आपको बताया, डिफर के बाद हमारा क्या आता है, फ्रॉम आता है। जो रीड होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म में, और ये सेकेंड फॉर्म है, ये हमारी थर्ड फॉर्म है। अगर लेना चाहो तो इसको फोर्थ फॉर्म में बात कर तो गरीबों वाली, और ये हमारी हो जाएगी फिफ्थ फॉर्म में। तो रेड और रेड, इसका उच्चारण होता है आके रेड रेड, आर रेड पढ़ते हैं रेड, और इसको पढ़ते हैं आके रीड। अब एक चैप्टर हमने कई बार सबने पढ़ा है, एस स्क्वायर वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब आएगी, वर्ब वो भी होगी आके सिंगुलर। ये इस रूल का मतलब है। नंबर 1, 2 एस हैं तो एक एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट सिंगुलर, और 2 वर्ब हैं तो एक वर्ब का मतलब हो गया वर्ब सिंगुलर। और दूसरे एस का मतलब होता है अगर आपका सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, तो जो आपकी आएगी वर्ब वो भी आती है प्लूरल, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, जैसे हम यहां पे आपको बात कर दें द पोइट, यहां देखो मेरे भैया, यहां बात करें आपसे तो कर दें द पोइट। द पोइट का मतलब हो गया हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा आके सिंगुलर। द पोइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो द पोइट हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर में। तो इसका मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और वर्ब हमारी होती है सिंगुलर रीड्स वाली, तो उसके बाद आता आके रीड्स। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की हमारी फिफ्थ फॉर्म ये आती हैं हमारी प्रेजेंट में। सबको पता है, गरीबों वाली बातें हैं, अब इसको ना पूछना कैसे आती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारी आती है प्रेजेंट में, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारी वो आती है हमारे पास्ट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट में। हाँ, इन तीनों की स्पेलिंग तो सेम है, बट जो रीड है ये आता है प्रेजेंट टेंस में, और जो रीड है ये आता है पास्ट टेंस में। भैया हम पहचानेंगे कैसे, जैसे आपके बाद यहां पे लिख के आ गया यू, और उसके बाद यहां पे आ गया रेड, और उसके बाद यहां पे आ गया रेड, तो इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि रीड को अगर लेंगे तो रीड हमारी होती है आके प्लूरल वर्ब,
और रीड हमारी होती है आगे प्रेजेंट टेंस की वर्ब, और रीड की अगर बात करेंगे तो होती है आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझने का प्रयास करो बहुत आसानी से। रीड की दोनों स्पेलिंग सेम है। अगर इसको लेते हैं फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यू को हम लोग मानते हैं प्लूरल, अब अगर यू को मानेंगे प्लूरल तो उसके बाद आती है प्लूरल फॉर्म। अभी हमने आपको बताया कि अगर वर्ब होती है प्लूरल तो वर्ब सब्जेक्ट होता है प्लूरल, तो वर्ब आती है प्लूरल। अब अगर यू को हम लोग मानेंगे प्लूरल तो वर्ब आएगी प्लूरल, और वर्ब वही होती है प्लूरल जिसमें एस नहीं लगा रहता है। जैसे अभी हमने आपको कई बार बताया इज की बात करो, इज की इसमें एस आ गया तो हो गई सिंगुलर। वॉज की बात करो इसमें एस आ गया तो हो गई सिंगुलर। हैज की बात करो इसमें एस आ गया तो हो गई सिंगुलर। जिस भी वर्ब में एस आएगा वो होगी सिंगुलर। इसका मतलब क्या है, अगर वर्ब से एस हट जाएगा तो हो जाएगी प्लूरल। भाई आसानी से बात यही तो है, अगर वर्ब में एस आता है तो होती है सिंगुलर, और अगर वर्ब से एस हटता है तो होती है प्लूरल। तो यहां देखो, अब हमने आपसे कहा रीड्स और हमने आपसे कहा रीड, तो यहां पे एस आ गया इसका मतलब ये हो गई सिंगुलर, यहां से एस हट गया इसका मतलब ये हो गई आके प्लूरल। अब अगर बात करेंगे यू की, तो यू हमारा होता है प्लूरल प्रोनाउन, तो इसके बाद वर्ब आएगी प्लूरल, इसका मतलब ये हमारी हो गई आके प्लूरल वर्ब। और इसको बात करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी पास्ट टेंस की। अगर एग्जांपल देखो क्वेश्चन 5 में द पोइट रीड लिखा हुआ है। अब पोइट हमारा होता है सिंगुलर, अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब आती है सिंगुलर। समझने का प्रयास करो, जो होता है सब्जेक्ट सिंगुलर उसके बाद वर्ब आती है सिंगुलर। तो यहां पे अगर रीड को आप लेते हो प्रेजेंट टेंस का तो उसके बाद लगाओगे इज, और जैसे ही किसी ने इज किया तो नंबर चला जाएगा धाए से, क्योंकि यहां देखो अब अगर हम लोग बात करें एक्टिव की और अगर बात करें पैसिव की, तो एक्टिव में अगर हम केवल एक रूल आज बताएंगे, वॉज और वर, छोड़ो इसको। अगर एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है तो वहां पे आता है वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आप जो बात कर रहे हो रीड की, रीड ना हो के इसको पढ़ेंगे रेड, क्योंकि ये हमारी पास्ट की फॉर्म है। पास्ट की फॉर्म इसलिए है क्योंकि अगर द पोइट के बाद हमारा रीड्स लिखा होता, द पोइट के बाद हमारा रीड्स लिखा होता तो इसको मानते हम लोग प्रेजेंट की फॉर्म। अगर रेड लिखा होगा तो इसको मानेंगे पास्ट की फॉर्म, क्योंकि पास्ट की फॉर्म वो सेम रहती हैं, पास्ट की फॉर्म सेम रहती हैं। सब्जेक्ट हमारा हो सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका हो प्लूरल, पास्ट की फॉर्म नहीं बदलती। जैसे यहां पे हम कहेंगे आके यू, अब इसको लेंगे हम लोग पास्ट टेंस से, यू के बाद बात करेंगे रेड की, ये पास्ट टेंस ले रहे हैं समझ जाना, और ही के बाद भी बात करेंगे रेड की, तो इसको भी पास्ट टेंस कहेंगे, इसको भी पास्ट टेंस कहेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस की जो फॉर्म होती है वर्ब की वो नहीं बदलती है। जैसे आपसे हमने कहा यू के बाद कट कहा और ही के बाद भी कट कह दिया, तो अगर ही के बाद कट लिखा है तो वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि जब अगर ही के बाद कट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करेगा ही के बाद कट, तो उसके हिसाब से सही कर देंगे हम लोग। तो यहां पे देख रहे थे आप लोग द पोइट के बाद यहां पे रीड आया है, रीड नहीं होके और रेड है। अब रेड हमारी होती है पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है वहां पर आता है वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, तो वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ये लगा हुआ है, सेंटेंस पकड़ो और राइट कर दो तुरंत। केवल पैसिव की गर्दन होती है वर्ब। अगर पैसिव को अच्छे से फरियाना है तो वर्ब में कमांड करो। अगर किसी पर्सन को अच्छे से कमांड करना है तो सीधे गर्दन दबोच लो, गर्दन। अगर पैसिव कमांड करना है तो पैसिव गर्दन होती है वर्ब, वर्ब को हैंडल करो अच्छे से। क्वेश्चन देखो, एजुकेटेड पर्सन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। क्वेश्चन तो अच्छा है और इसका जो क्वेश्चन है वो ज्यादा अच्छा है। जैसे यहां पे आपने का लिखा हुआ है पर्सन, पर्सन तो नाउन है, सबको पता है। अभी हमने आपको बताया था कि नाउन का एक भाई होता है भाई, उसको कहते हैं ब्रदर, और नाउन का भाई होता है आके एडजेक्टिव। नाउन का भाई कौन होता है? नाउन का भाई होता है एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले जो भी लिखा रहे उसको आप लोग एडजेक्टिव कहते हो। जैसे आप बात करें एडुकेटेड की या एजुकेटेड की, तो यहाँ पे आप लोग एडी समझ के कुछ बच्चे वर्ब कर देंगे या कुछ भाई हमारी बहन वर्ब कर देंगे। गरीब लोगों ऐसा नहीं है, पर्सन हमारा हो जाएगा आके नाउन, और नाउन के पहले आता है आके एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो एजुकेटेड लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? ये एडजेक्टिव है हमारा पार्टिसिपल का।
ये एडजेक्टिव हमारा पार्टिसिपल का है। 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, एक होता है आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है जब आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म जब लिखी रहेगी एज एन एडजेक्टिव। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है अगर आपकी हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग के आती है एज एन एडजेक्टिव तो वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल और एडजेक्टिव दोनों भाई भाई हैं। पार्टिसिपल छोटा भाई है, एडजेक्टिव बड़ा भाई है। छोटे भाई के 3 मित्र हैं, कौन कौन से? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल छोटा मित्र, एक पास्ट पार्टिसिपल छोटा मित्र, एक परफेक्ट पार्टिसिपल छोटा मित्र। अब पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल हमारा भाई है, इसका जो भाई होगा तो भाई के दोस्त के नाम से ही भाई के दोस्त जाने आते हैं, है कि नहीं? समझ चुके होंगे जो हमने क्या बोला। हमने कहा भाई के दोस्त के नाम से ही भाई के दोस्त जाने आते हैं। तो एजुकेटेड पर्सन यहां पे हमारा हो जाएगा नाउन, और नाउन के पहले क्या आता? नाउन के पहले एडजेक्टिव आता। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगर कोई पूछ ले हवाबाजी करने के लिए एडजेक्टिव तुमने कैसे पहचाना? ऐसे पहचाना, नाउन के पहले क्या? एडजेक्टिव। ईडी लगा है तो वर्ब होगी? नहीं, वर्ब होगी। एडजेक्टिव है, कैसे? क्योंकि एडजेक्टिव हमारी वर्ब, एडजेक्टिव हमारा ईडी वाला भी होता है। कौन सा? पार्टिसिपल। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक परफेक्ट होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म। अब यहां पे लिखा हुआ है एजुकेटेड। अब कुछ बच्चे गलती कर देंगे, सीडीएस एग्जाम में वो कर देंगे, भाई सॉरी बच्चे नहीं भाई, गलती हो गई। अगर ए टू ए मतलब ईडी लग के आ गया, अगर ईडी लगा के क्वेश्चन में दे दिया गया तो सबसे पहला ऑप्शन रहेगा, मानो एजुकेटेड पूछा गया और एजुकेटेड के बाद यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में आपका वर्ब रहा। क्योंकि हम लोग गरीब लोग होंगे, हम लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग जानते नहीं होंगे, आप लोग बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं, बचपन के कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं और बचपन में गलती कर देते हैं। वर्ब नहीं होके इस सेकंड पार्ट में लिखा रहेगा एडजेक्टिव, उसको आप लोग सही करना पड़ेगा। बट अगर एडजेक्टिव थर्ड पार्ट में लिखा होगा पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव को ना करके पार्टिसिपल को सही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्योर पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव बाद में है। पहले तो पार्टिसिपल है ना होगा, बाद में ना एडजेक्टिव होगा। अब एजुकेटेड के पहले भरना है आपको, क्या भरेंगे? तो एजुकेटेड। अगर सुनो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट होता क्या है, 1 मिनट में हमको दो, 1 मिनट में आपको आर्टिकल सिखाने का प्रयास करते हैं। देखो केवल क्वेश्चन हम नहीं सिखा रहे, अगर क्वेश्चन सिखाने होते 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन खत्म होते आपके 4 मिनट में। अब लगभग अभी 15-20 मिनट हो चुका होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि घड़ी तो हमारे पास है नहीं भैया, वीडियो चल रहा है अपने आप। अब देखो ध्यान से, एजुकेटेड अगर आपने कोई वर्ड कहा अपने पेट से, मतलब मुंह से कहोगे, बट जो ध्वनि होती है हमारी वो आती है स्टोमच से, अग्नाशय से। अग्नि का आशय, अग्नाशय, आशय मतलब घर, अग्नि बराबर अग्नि। जठराग्नि पेट की अग्नि होती है, 3 प्रकार की अग्नि, देवाग्नि, जठराग्नि और एक होती है बड़वाग्नि। बड़वाग्नि जंगलों वाली आग, देवाग्नि जंगल में रहती है, और जठराग्नि, जठर मतलब पेट, जो जठर में रहती है, पेट में रहती है, उसको कहते हैं जठराग्नि, अग्नाशय में। पता नहीं क्या बता दिया हमने, हाँ ये बता रहे थे। अगर आपने कोई वर्ड बोला और आपके बोलने पर, आर्टिकल का एक वीडियो पड़ा है देख लीजिएगा जाके, अच्छे से करा है एक्सप्लेन, मगर आज केवल मात्र 10 सेकंड में। अगर आपने कोई वर्ड बोला और बोलने पर आपके मुंह का कोई भी पार्ट टच नहीं करेगा तो वहां पे आएगा एन, टच कर जाएगा तो वहां पे आएगा ए। जैसे हमने बोला मैन, तो मैन में हमारे होंठ भिड़े तो वहां पे आएगा ए। बोलो फैन, फैन में होंठ भिड़े, बोलो क्या आएगा? होंठ भिड़ने पर ए आता है। बोलो मार्कर, मार्कर जैसे बोलोगे तो होंठ भाजते भिड़ेंगे, ऐसे भाजते। अब जैसे मार्कर बोलोगे तो मार्कर में होंठ भिड़ेंगे, अब जैसे ही होंठ भिड़ेंगे तो वहां पे हमारा आएगा ए। अब बोलो ए, केवल पहला वर्ड देखना है, एजुकेटेड। बोलो ए, तो ए में कुछ नहीं टच कर रहा है, ए में कुछ टच कर रहे हैं मतलब मुंह में का पार्ट नहीं टच कर रहा। अपने यहाँ पे यार गलत मतलब ले लेते हो। एजुकेटेड बोलने पर हमारा जो माउथ पार्ट है टच नहीं कर रहा है, जब माउथ पार्ट टच नहीं करेगा तो यहां पे हमारा आ जाएगा एन। अब बात करें अगर यूजफुल की, इसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ सोसाइटी। अब यहां पे आपको भरना है, सबसे पहले एन कहां लिखा है, ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। एन एजुकेटेड पर्सन इज, एजुकेटेड पर्सन की सोसाइटी में यूजफुल होती, इसका मतलब दा लगेगा आके, एक नहीं दा लगेगा आके। एन एजुकेटेड पर्सन इज द यूजफुल नंबर ऑफ सोसाइटी, द यूजफुल, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन सोसाइटी में बहुत कम होते हैं। और जो हमने आपको कल बताया है, जो निश्चित अमाउंट में चीज होती है, निश्चित डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, जो निश्चित अमाउंट में चीज होती है वहां पर दा आता है ना। याद करें और धीरे धीरे करके, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन, इनमें से कौन सा नाउन है।
अस्फुलिस्तम, अस्फुलिस्तम को याद करो, अस्फुलिस्तम 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 अस्फुलिस्तम, कट गया आके एगलेस 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 एगलेस, क्योंकि इलेस आ गया। कल हमको लगता है हमने लेस में नाउन बता दिया था, गलती हो गई थी। अस फुल लेस सम, वहां पे आ गया एगलेस, एगलेस आ गया तो एगलेस हमारा हो जाएगा आके एडजेक्टिव, क्योंकि लेस आ गया, लेस का मतलब एडजेक्टिव हो गया। अच्छा यहां देखो लिखा हुआ है, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमारा नाउन सबको पता है, सब्जेक्ट नाउन है। नाउन के पहले क्या आता? नाउन के पहले उसका भाई आता। नाउन का भाई कौन होता है? नाउन का भाई होता है आके एडजेक्टिव। तो यहां पे हमने आपके सामने लिख दिया आके ऑप्शनल, सब्जेक्ट के पहले लेके आगे हमारा ऑप्शनल। तो सब्जेक्ट तो हमारा नाउन है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता? एडजेक्टिव आता। तो एडजेक्टिव हमारा होगा आके ऑप्शनल, तो ऑप्शनल हमारा हो गया आके एडजेक्टिव। नेपोटिज्म, इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद, ये हमारा नाउन है। आईएसएम जहां लगा होता है वो होता है नाउन। एबल का मतलब तो होता है योग्य, एबल मैन, एबल मैन, एबल का मतलब होता है योग्य, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, योग्य आदमी। जितने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं धीरे धीरे करके नोट करे रहो। 7 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं, आइए वो क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आई मेट विथ एक्सीडेंट। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया है, यहाँ पे आपको फिल करना है कि हम क्या फिल करेंगे। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, ये कॉन्सेप्ट उसी लिए हमने फिर से नोट कर दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट हम फिर समझा पाएँ, ताकि आपके ब्रेन में ब्रेन फेड कर जाए। हमने वर्ड बोला ब्रेन फेड, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, मतलब क्वेश्चन का वोकैब है ब्रेन फेड। जो हमारी फीड होती है, फीड हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म। अब फीड की सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो फीड हमारी होती है सेकंड फॉर्म। तो ब्रेन में कोई चीज फीड कर दी जाएगी, इसका मतलब बैठाल दी जाएगी, तो उसका मतलब होता है ब्रेन फीड कर देना। इस वर्ड को कभी मत बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक लेवल का वर्ड है, हर बार आता है एग्जाम में, भूलना नहीं मेरे भैया। ब्रेन फीड का मतलब होता है दिमाग में कोई चीज को बैठाल देना। अगर बात करते हैं ग्रेंड, तो वर्ड निकल के आता है इनग्रेंड का मतलब ये होता है दिमाग में कोई चीज बैठालना, और इनकलकेट, और याद करो इनकलकेट, ये 3 वर्ड आप कभी ना भूलना। एक हमारा कौन कौन सा, एक हमारा ब्रेन फेड, एक हमारा इनग्रेंड, एक 1 सेकेंड सूख जाती है ना इंक, एक हमारा ब्रेन फेड, एक हमारा इनग्रेंड, और एक हमारा इनकलकेट। इन तीनों वर्ड को आप कहीं भूलना मत। अब 3-4 बार रिवीजन लगाओ, रट्टा मारो, अपनी कॉपी में लिखो और भूलना नहीं। अब ब्रेन फेड का मतलब होता है दिमाग में कोई चीज बैठाल देना, इनकलकेट का मतलब भी होता है, इनग्रेंड का मतलब भी होता है दिमाग में कोई चीज को सेव कर लेना। अब यहां देखो लिखा हुआ है ए, तो ए अगर बोलोगे, अभी हमने उसमें ए कहना सिखाया था आपको, एजुकेटेड बताओ, बोला था एजुकेटेड, एजुकेटेड। तो यहां पे जो ए है वो एल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जो एक्सीडेंट है वो एन एक्सीडेंट होगा, ना कि ए एक्सीडेंट, समझ चुके होगे। अब यहां देखो फिर वही क्वेश्चन, एमपी आ गया। तो एमपी में आप लोग एम को ना देखना, देखो अलग अलग वर्ड हैं। जैसे हम आप बात करें एमपी, तो इसको यहां पे आप पढ़ोगे एम, तो साउंड देखेंगे केवल हम लोग ए की देखेंगे साउंड। अब अगर बात करें मैंगो, तो मैंगो में आप लोग एम को माँ कहोगे, माँ। तो माँ में माँ जो साउंड है वो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड, माँ जो हमारी है वो कॉन्सोनेंट साउंड की है। और जो ए है हमारा वाउल साउंड का, वोकल कल्ड का साउंड है, ये वोकल कल्ड का साउंड है। इसलिए यहां पर तो हमारा एन आएगा, एन, ना कि ए लगा देना। एमपी में कहोगे तो ए कहोगे, एम, तो ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ही कंप्लाइड। कंप्लाइड के बाद भी क्या आता है? कंप्लाइड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे भी आपको हमने 2 याद करवाई थी, एक डिफर फ्रॉम, एक डिफरेंट फ्रॉम। तो कंप्लाइड के बाद आता है कंप्लाइड, कंप्लाइंड, 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 ही इज कंप्लाइंड बाई। कंप्लाइंट के बाद बाई लगा देना। आई थिंक हम कंफ्यूज हैं, बट कंफ्यूज हो सकते हैं, ये होती है फिक्स प्रीपोजिशन, ये आपको याद करनी पड़ती है। कंप्लाइंट के बाद
विद होगा, विद, सॉरी, हाँ गलती हो गई इंसान से, विद होगा, विद या बाय में ही कोई होगा, ये कंफर्म है, पर कौन होगा ये हमको नहीं कंफर्म, इसको चेक करके कल बता देंगे, आप लोग देख लेना। एडम देखना है 10 नंबर में लिखा हुआ है एडम्स फ्रेज, स्नेक इन द ग्रास। अब इसको बताना है, बहुत अच्छा एडियम है। जैसे मानो आप लोग सुबह उठे और सुबह उठ के घास में चल रहे हैं, बढ़िया ओस भरी घास है, इसमें आप लोग चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं घास में चलने से आंखें की रोशनी मजबूत होती है। अगर आप लोग घास में चल रहे हैं तो जब घास में आप लोग चलेंगे तो उसमें मानो स्नेक है ग्रास में, और ग्रास हमारी थोड़ी बड़ी है तो दिख नहीं रहा स्नेक। अब जैसे ही आप घास के पास गए, स्नेक के पास गए, तो उसने आपको काट लिया। इसका मतलब उसमें हमको घास के रूप में कोई और बैठा था, बट हमको दिख नहीं रहा था वो। क्या समझ पाए आप लोग? घास में हम लोग चल रहे थे, उसमें सांप छिपा बैठा था। अब हम लोग तो चल रहे हैं घास में, अब क्या पता सांप की पूंछ में पैर पड़ जाए तो हमको काट ले, बट हमको नहीं पता था। इसका मतलब जो सांप छुपा था ना वो हिडन था। राइवल का मतलब तो होता है दोस्त नहीं होता, फो होता है, फो, FOE। फो का मतलब होता है आके इनेमी। इसी का एक मतलब होता है आके एंटागोनाइज या एंटागोनिस। इन तीनों के मतलब याद करो, एक वो याद कर लो जो वहां पे लिखा हुआ है राइवल। इन सबका मतलब होता है आके दुश्मन से, दुश्मन की अगर बात करें या तो प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो स्नेक इन द ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास में सांप छिपा हुआ बैठा था। जब घास में सांप छिपा बैठा था उसको हम समझ ही नहीं पाए कि घास है कि सांप है, रख दिया पैर, हम कचरों का क्या करें, काट लिया। इसका मतलब जो हमारा राइवल था, मतलब जो दुश्मन था, वो हमको हिडन था हमारा। तो इसका ये सही हो जाएगा, याद कर लेना। लिखा हुआ है इट इज कॉस्टली येट, येट येट येट, यहां देखो येट लिखा हुआ है, येट। और येट के साथ आपको पता होगा, नहीं तो आज जान जाओ, येट के साथ हमेशा पेयर होता है आके आल्दो का। आल्दो, आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, आल्दो। तो आल्दो और येट साथ साथ चलते हैं, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आके आल्दो। ठीक है ना। कमल वर्क्स एज इफ। अब हमारी बात को सुनो, 3 वर्ड याद करो। एक याद करो आल्दो, जो हमने आपको ऊपर बताया आल्दो, और एक आप याद करो एज इफ, एक याद करो इफ। बहुत होते बहुत हैं, फिर वेन हो जाएगा, नेवरदलेस हो जाएगा। 4, चलो 4, 3 देख लो, 4 देख लो। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये देखने को मिलते हैं तो क्वेश्चन में हमेशा वर लगाना, क्योंकि इसका मतलब होता है आके कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल, ये हमारे कंडीशनल वर्ड हैं। और कंडीशन का मतलब होता है आके कल्पना। और हमने बचपन में पढ़ा था, हमको अभी तक याद है, हमारे सर्जन ने सिखाया था कि जो कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं, कल्पना किसी लड़के का नाम नहीं है, कल्पनाएं हमेशा वर लेती हैं, वर भी लेती हैं और हेड भी लेती हैं। हेड वाला रूल तो कम आता है एग्जाम में, आप वर को याद रखो। कल्पनाएं हमेशा फ्यूचर में जाती हैं या वर होती हैं। अगर आप कल्पना करोगे यदि मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट में खड़े हो, पास्ट के लिए, प्रेजेंट फ्यूचर के लिए कल्पना कर रहे हो, तो कल्पनाएं हमेशा फ्यूचर में होती हैं। यहाँ पे वर हमने याद करवा दिया, वर। वर पास्ट टेंस ने कोई आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है वर को, कि वर ने वर की रजिस्ट्री करवा ली है पास्ट टेंस ने, कहता ही नहीं। वर एक प्रकार की अपने आप में फिक्स है, वह मतलब फिक्स नहीं है, चाहे जहां चाहो वहां यूज करो। तो वर यहाँ पे लगेगा आके। तो एज इफ देखने को मिला आपको, तो एज इफ के बाद याद रखो कि एज इफ के बाद हमेशा वर आता है, तो वर लगेगा यहाँ के। ये कंफ्यूज मत होना कि ही के बाद वर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कहा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कंडीशनल का हम एक पार्ट ले आए, एक पार्ट और ले आएंगे आप लोगों के लिए। कंडीशनल वर्ड आपके ये होते हैं अगर इनके बाद आपके सब्जेक्ट कोई भी लिखे रहें, कोई भी सब्जेक्ट हो, तीनों पर्सन के, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तीनों में से कोई भी पर्सन होंगे, हमेशा वर आएगा। याद कर लो, याद करने में की दिक्कत क्या है? अगर हमको याद करने से नंबर मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? आपको अगर अच्छे से जानना है कॉन्सेप्ट तो चैप्टर में जाना पड़ेगा। कंडीशनल हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर वर आपका सही हो गया 13 नंबर सेंटेंस। सुषमा सेड। अब हमारी एक बात को आज ध्यान रखना, कभी ना भूलना। बात क्या है? बात एक चैप्टर होता है, क्लास 9th में लिखते हैं प्रताप नारायण मिश्र। बात की कीमत क्या है? उन्होंने ऐसे साहित्य को दिशा दे दी, लेखनी को दिशा दे दी जो अधिकतर आदमी दे नहीं पाए। उनका नाम था प्रताप नारायण मिश्र। बात लिख दी, मतलब जो टॉपिक कोई लिख नहीं पाते। तो मानो आपको मिल गया बात, तो बात टॉपिक पे क्या लिखोगे? आपको मिल गया मूछ,
तो मूज टॉपिक पे क्या लिखोगे भाई साहब? मूज पे लिख दिए 2-3 पन्ने, 2-3 पन्ने मतलब 6-7 पेज बात पे लिख दिए। कोई भी जो क्लिष्ट रचनाएं, छोटी छोटी रचनाएं हैं, रचना मतलब गद्य की, जो हमारे क्लास 9th में जोड़ा है, आके जोड़ा गया है बोर्ड के द्वारा। बात की चैप्टर पहले था जब हम पढ़ते थे, पता नहीं है कि नहीं, बात है कि नहीं। भारती हरिश्चंद्र, काजल की कोठरी में कितना ही शयन हो जाए, एक लेख काजल की राखिए पे राखिए। मतलब उन्होंने कहा अगर बुरी व्यक्ति के संगति में एक अच्छा व्यक्ति जाता है तो उसके संगति बुरी होनी तय है, तो इसका मतलब तय है। अगर आप लोग एक सड़े फल के भी, अगर आप लोग एक ताजे फल को कई सड़े फल को बीच में रख देते हैं, इसका मतलब यह है कि उसके कीटाणु, जो सड़े फल हैं उनके कीटाणु उस अच्छे फल में आ जाएंगे। तो जब सड़े फल मिलके एक अच्छे फल को बर्बाद कर सकते हैं, तो तुम जरा अपनी कल्पना करके देखो, तुम्हारी दोस्ती जो है क्या सब अच्छे के साथ है? जब एक अच्छा फल बर्बाद हो रहा है 100 फलों से, तो तुम्हारी दोस्ती, तुम कितने अच्छे हो, क्या तुम्हारे दोस्त सब अच्छे हैं? तो अपनी संगति हमेशा अच्छी रखिए। संगति अगर आपकी अच्छी रहेगी तो हमेशा आप बढ़ पाएंगे, अपनी बड़प्पन दिखा पाएंगे। सबको पता है कि सबसे पुराना युग था, उसमें राक्षस का कितना बड़ा नाम था, हिरण्याकश्यप कितना बड़ा नाम आ गया। उसके बाद आया रावण, उसके बाद आया कंस। अब ये कलयुग है, 4 प्रकार के युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सुनो हम बताएं तुमको, एक होता है सतयुग, एक होता है त्रेता, फिर आता है द्वापर, फिर आता है कलयुग। सतयुग मतलब था वो प्रहलाद वाले युग, होलिका वाले युग, इसमें राक्षस का नाम देखो हिरण्याकश्यप। त्रेता में राक्षस का नाम छोटा हो गया, रावण कर दिया गया। द्वापर में और छोटा हो गया, कंस। कलयुग में और छोटा हो गया, उसका नाम है मैं का मतलब अहंकार। अगर आप लोग अहंकार कहेंगे तो आप राक्षस कहलाएंगे, राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे। अब कहे भी अहंकार करिए मत, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े नाम के थे राक्षस सब लपेटे गए। अगर आपके अंदर अहंकार होगा तो आपकी भी गिनती कहीं हो नहीं पाएगी, क्योंकि दुनिया ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हम यही सिखाते हैं, घमंड मत करो, घमंड दूर कर। घमंड कर नहीं, घमंड दूर कर। पीयूष मिश्रा जी को घमंड कर, वो तो जोश के लिए, मोटिवेशन के लिए है, बट अगर इथिक्स में जाओ, मोरालिटी में जाओ तो घमंड दूर कर। घमंड किस बात का कर भाई, घमंड किस बात का कर? और देखते हैं कमल आल्सो का, कमल लिखा है, कमल वाक्स बता दिया। ये देखो सुषमा सेड, अब देखो ध्यान से, सेड हमारा होता है पास्ट का। सेड जो हमारा है यहाँ पे लिखा है, सेड हमारा होता है पास्ट का। सबको पता है कि सेड हमारी होती है पास्ट की। अब आज हमारी एक बात याद रखो, अगर जिसको नहीं पता है, अगर शुरुआत का सेंटेंस पास्ट का है तो बाद का सेंटेंस भी हमारा पास्ट का बनेगा। अगर आपको 2 सेंटेंस देखने को मिलेंगे, पहला सेंटेंस आपका पास्ट का होगा तो बाद का सेंटेंस भी आपका अपने आप बनेगा आके पास्ट में। सेंटेंस देखो, सुषमा सेड, सेड हमारा हो गया पास्ट टेंस का, इसका मतलब जो बाद में बनेगा आके वो भी बनेगा आके पास्ट टेंस का। इसका मतलब यहाँ पर हैज तो लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैज लगने जाएगा। अब जैसे ही हैज लगेगा तो हैज तो हमारा होता है प्रेजेंट का। कैसे? अभी हमने आपको बताया, इज हमारा होता है प्रेजेंट का, एस आ गया। हैज हमारा होता है प्रेजेंट का, एस आ गया। वाज भी होता है प्रेजेंट का, पर वो पास्ट के लिए होता है। हैज हमारा प्रेजेंट का हो गया, यहाँ से वाज कट जाएगा, क्योंकि वाज तब लगता है, अभी हमने कल आपको सिखाया था, अगर आपके वाज, वर, इज, एम, आर के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो इसको हम लोग कह देते हैं आके पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कोई काम किसी के द्वारा होगा। जैसे मानो हमारा ये डस्टर है, डस्टर अपने आप चल नहीं पाएगा, डस्टर के द्वारा हमको काम करवाया जाएगा। डस्टर को हम इरेज करेंगे, डस्टर को हम चलवाएंगे। मार्कर है, मार्कर अपने आप नहीं लिखेगा, मार्कर से कुछ ना कुछ लिखेंगे। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए बनता है पैसिव वॉइस। अब यहां पे जो सी है, सी निर्जीव तो हो नहीं, निर्जीव तो है नहीं, थिंगलेस तो है नहीं, थिंगनेस है। इसका मतलब इसके बाद पैसिव तो बनेगा नहीं। अगर पैसिव नहीं बनेगा तो वाज काहे आएगा? क्योंकि अगर थर्ड फॉर्म इसको देखोगे तो वाज वर्ग के बाद, इजमार के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो होता है पैसिव, इसका मतलब वाज नहीं लगेगा। विल है, विल तो होता है प्रेजेंट का, वो सही हो गया। ये देखो, बताना है पोस्ट द लेटर का पैसिव। इसका पैसिव बनेगा आके द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी
पोस्टेड। हम आपको इस वीडियो के शुरुआत में लिंक दे रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस की, केवल 15 मिनट का वीडियो है, उसको जाके अच्छे से देखो। गारंटी दे रहे हैं किसी भी सेंटेंस में इंपरेटिव में पैसिव में दिक्कत हो जाए तो उत्कर्ष का नाम बदल देना। केवल 15 मिनट का वीडियो है, पैसिव इंपरेटिव इतना अच्छे से हमने इतना अच्छा समझाने का प्रयास करा है, गलती नहीं बचेगी। भले आप लोग गरीब दिमाग के ना हो तो समझने का प्रयास करें, अडिग ना रहे अपनी बात में कि हमको नहीं आएगा, कैसे नहीं आ पाएगा। तो पोस्ट द लेटर का 4 ऑप्शन लिखने का अर्थ नहीं था यार, है ना, बन जाएगा इसके लेट द लेटर बी पोस्टेड। द या द बनेगा, वो भी बन सकता है, द लेटर शुड बी पोस्टेड, यही बन जाएगा, द लेटर शुड बी पोस्टेड। पर ये हमारा कम सही होगा क्योंकि ये बनता है हमारा टाइप नंबर 2 के लिए। टाइप नंबर 1 का सेंटेंस है ये वाला, द लेटर शुड बी पोस्टेड, मतलब ये लेट द लेटर बी पोस्टेड। नो का बताना है एडजेक्टिव, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सुनो, इसमें कंफ्यूज होते हैं हम लोग हमेशा, कभी जान नहीं पाते, इंटर के पहले कभी जान ही नहीं पाते। ये जो जान जाते हैं उनको अच्छे बच्चे देखो ध्यान से। अगर बात करें नो की, KNOW, तो नो हमारी होती है आके वर्ब, सबको पता है। नो की अगर सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो होती है नो, थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो होती है नोन। अब किताब में जाके अपनी जो भी किताब आपके पास हो जाके देखो, यहां पे लिखा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रैकेट में लिखा होगा आके पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर सुनो ध्यान से, आपने कोई किताब किसी जो आपके पास किताब हो उसको खोलो, उसमें देखो जाके यहाँ पे वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यहाँ पे लिखा होगा थर्ड फॉर्म के ब्रैकेट में लिखा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे लिखा होगा पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और अभी हमने आपको बताया था कि जो पार्टिसिपल होता है हमारा वो होता है एडजेक्टिव का छोटा भाई। वही तो सिखाए थे अभी कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का छोटा भाई है। इसका मतलब जब एडजेक्टिव हमारा एडजेक्टिव है तो पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव, छोटी सही सी बात है। तो नोट तो कोई वर्ड छोटा नहीं होता आज तक ग्रामर में। न्यू तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नोज हमारा होगा नहीं, नोन हमारा आ गया। सर जी न्यू क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग, तभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं पास्ट पार्टिसिपल, गलती से निकल गया था। परफेक्ट पार्टिसिपल इसको कह देंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा हो जाएगा। 15 क्वेश्चन ही करवाएंगे हम, क्योंकि 25 क्वेश्चन करवाएंगे तो वीडियो पहुंचेगा आके 1.5 घंटे का, और 1 घंटे तक हमको वीडियो सीमित रखना है। ये 15 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, कोई कमजोर क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके 15 क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप बेटर स्टूडेंट हैं, बेटर बेस्ट। अगर नहीं सही हो रहे हैं तो इंप्रूव करिए अपने आप को, क्योंकि अपने आप को प्रूव नहीं इंप्रूव करना सीखो। हमारा वीडियो अंत होता है, कर्म कभी असफल नहीं, मंजिल कभी अटल नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग पढ़ पाएं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। जय हिंद।